हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। जैसा कि आपको मालूम है, हम राजकीय विज्ञान महाविद्यालय में ऑनलाइन वीडियो क्लास ले रहे हैं और उसी कड़ी के अंदर आज मैं एमएससी फाइनल ईयर बॉटनी का पेपर 9th का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और वह नया टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित। और फुल टाइटल है इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन, बेनिफिट्स एंड इट्स एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। जैसा कि हिंदी के अंदर शब्दों में हम जाएं तो ग्रीन और रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति, और इसे हिंदी के शाब्दिक अर्थों के अंदर या शब्दों के अंदर हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं इसका पादपों से जुड़ाव है, ग्रीन प्लांट से जुड़ाव है, और इसी कारण से हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया है। हम इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, ये कब हमारे सामने आया और किस कारण से इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया है, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें क्या लाभ हैं और क्या नुकसान हैं। इन दोनों ही पहलुओं को लेते हुए आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म की। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो टर्म है, ये शब्द है, इसको सबसे पहले विलियम एस गॉड नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार यूज किया था। विलियम एस गॉड एक एडमिनिस्ट्रेशन थे यूएस एजेंसी के अंदर जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के रूप में काम कर रही है। उन्होंने उस समय एक स्पीच दिया था, भाषण दिया था 8 मार्च 1968 को, और उस भाषण के तहत उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया था कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में कुछ कहा था, और ये कहा था उन्होंने कि दीज एंड अदर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर कंटेन द मार्किंग्स ऑफ ए न्यू रिवॉल्यूशन। कि एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो एक न्यू रिवॉल्यूशन की मार्किंग के रूप में सामने आ रहे हैं, इट इज़ नॉट ए वायलेंट। इस प्रकार का जो रिवॉल्यूशन है ये वायलेंट नहीं है, जिस प्रकार से रेड रिवॉल्यूशन हुआ था जो सोवियत के अंदर हुआ था या सोवियत रूस के अंदर हुआ था। इस प्रकार का एक तरह से रेड रिवॉल्यूशन नहीं है, जो कि एक तरह से वायलेंट रिवॉल्यूशन था, और न ही ये एक वाइट रिवॉल्यूशन है, श्वेत क्रांति है, जो कि इस प्रकार की क्रांति ईरान के अंदर हुई थी, जिसे शाह ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने शॉर्ड ने इस सब फिनोमिना को ही ग्रीन रिवॉल्यूशन कह करके पुकारा। इस प्रकार से ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली प्लांट से रिलेटेड, नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नॉर्मन बोरलैग एक साइंटिस्ट हुए हैं और उन साइंटिस्ट को वन ऑफ द की लीडर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस हरित क्रांति के एक की लीडर रहे हैं और इनको ही फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, या हरित क्रांति के पितामह के नाम से जाना जाता है। और इसकी बदौलत इनको 1970 के अंदर नोबेल पीस प्राइज मिला था, और इसी कारण से ही इज क्रेडिटेड विद सेविंग ओवर ए बिलियन पीपुल फ्रॉम स्टारवेशन। इन्होंने 1 बिलियन पीपल्स को भूखमरी से बचाया था इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की बदौलत। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो बेसिक अप्रोच है, ये अप्रोच है डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीरियल्स, यानी कि सीरियल्स या खाद्यान्नों की हाई यील्डिंग वेराइटीज डेवलप करना, ये मुख्य उद्देश्य है। और एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, की सिंचाई के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको इस विस्तारित करना है। एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स, और जो भी टेक्निक्स हैं उनका आधुनिकीकरण करना, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिडाइज सीड्स, जो भी हम सीड्स डेवलप कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज सीड्स कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और इसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जो फर्टिलाइजर्स, जिन्हें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं, उनको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जो पेस्टिसाइड्स इसके लिए हम यूज़ करते हैं उनको किस प्रकार से फार्मर्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये सब कुछ इस बेसिक अप्रोच का ही पार्ट है।
ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे थर्ड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन एक सेट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसफर इनिशिएटिव्स पर डिपेंड करता है, अकरिंग बिटवीन 1950 से लेकर के लेट 1960 के अंदर, यानी कि लगभग 1950 से लेकर के 1960 के दशक के बीच के अंदर जो भी रिसर्च टेक्नोलॉजीज हुई हैं, आई हैं, और उनका ट्रांसफरेशन किस प्रकार से हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार से इनको बढ़ावा दिया गया है, ये सारी टेक्निक्स जो इस दशक के अंदर आई हैं वो सारी ही ग्रीन रिवॉल्यूशन या थर्ड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के नाम से जानी जाती हैं। ये इनोवेशंस इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण से अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजी को लोगों ने अपनाया, हाई यील्डिंग वैरायटीज को अपनाया, सीरियल्स में विशेष रूप से ड्वार्फ व्हीट और राइस की वैरायटीज़ को ज़्यादा अपनाया, और ये टेक्निक विशेष रूप से केमिकल फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स और कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई से रिलेटेड थी, जो विशेष रूप से इरिगेशंस के साथ में होती है, और न्यूअर मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, नई कल्टीवेशन के मेथड्स और इंक्लूडिंग मैकेनाइजेशन, all of these together were seen as a package of practices। ये जो सारा चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज के रूप में दिखाई दे रहा है टू सुपरसीड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज। जो परंपरागत टेक्निक आ रही थी उन परंपरागत टेक्निक को दबाते हुए या सुपरसीड करते हुए ये एग्रीकल्चर के अंदर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के रूप में सामने आया है। और ये क्यों आया है? टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक एक्सपर्ट्स की टीम इनवाइट की थी, और इस एक्सपर्ट्स की टीम को स्पॉन्सर किया था फोर्ड फाउंडेशन नामक एक संस्था ने। इस एक्सपर्ट्स की टीम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट को नाम दिया इंडियाज फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट, कि इंडिया के अंदर फूड क्राइसिस क्या क्या हैं और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाएं। ये इस रिपोर्ट का एंटाइटल था, इंडियाज फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट, और ये सबमिट की थी अप्रैल 1959 के अंदर। ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कि किस प्रकार से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए विद इन द कंट्री, और जो स्ट्रेस ऑन मॉडर्न इनपुट्स हैं उनके ऊपर जोर दिया जाए, स्पेशली फर्टिलाइजर्स पर, क्रेडिट्स पर, मार्केटिंग पर, और जो फैसिलिटीज़ हैं उन सब के ऊपर। आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ दीज, ये जो भी पॉइंट्स थे जो इस कमेटी ने प्रस्तुत किए थे, इनका रिकमेंडेशन किया गवर्नमेंट ने और इंट्रोड्यूस इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक स्पेसिफिक प्रोग्राम आया जिसे IADP के नाम से जानते हैं, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960 के अंदर, जिसके अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया था। ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स में वेस्ट गोदावरी जो आंध्र प्रदेश में आता है, शाहाबाद जो बिहार के अंदर आता है, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, और तंजावर तमिलनाडु में आता है, लुधियाना पंजाब के अंदर आता है, अलीगढ़ यूपी में आता है, और पाली राजस्थान के अंदर आता है। इस प्रकार से 7 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया था इस प्रोग्राम के तहत। इन सब में से पंजाब को सबसे ज़्यादा सेलेक्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और ये सबसे पहली साइट थी और सब न्यू क्रॉप्स के लिए पहली साइट सेलेक्ट की थी। क्यों सेलेक्ट की थी? उसके भी कुछ कारण थे। कारण यही थे कि पंजाब के अंदर आप जानते हैं अच्छी वाटर सप्लाई है, और वहाँ की जो एग्रीकल्चर सक्सेस है ये हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इस कारण से सबसे पहले इसको अटेम्प्ट किया गया था पंजाब के अंदर। फोर्ड फाउंडेशन और इंडियन गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया, और कोलैबोरेशन करके बाहर से वीट के सीड्स को इंपोर्ट किया, और इंटरनेशनल मेज के और वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर भी डेवलप किया। और इस कारण से इंडिया ने
अपना खुद का ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम को प्लांट ब्रीडिंग, इरिगेशन डेवलपमेंट और उसके साथ साथ में फाइनेंसिंग ऑफ एग्रोकेमिकल्स के रूप में भी सामने आया। इसके तुरंत बाद ही इंडिया ने IR8 नामक एक वैरायटी जो सेमी ड्वार्फ राइस की वैरायटी है, इसको अडॉप्ट किया, डेवलप्ड किया और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कटक के अंदर है वहाँ पर इसे डेवलप किया। और ये जो वैरायटी है IR8 एक सक्सेस वैरायटी थी थ्रू आउट द एशिया और डब्ड द मिराकल राइस, जो एक तरह से मिराकल राइस के रूप में डब्ड की गई। और इन 1960 के अंदर राइस यील्ड्स इन इंडिया वर अबाउट 2 टन्स पर हेक्टर। 1960 के अंदर पर हेक्टर 2 टन प्रोडक्शन हो रहा था और 1990s के मिड के आसपास से ये जो प्रोडक्शन है ये 6 टन पर हेक्टर इंक्रीज हो गया और 1970 के अंदर राइस की जो कॉस्ट थी ये अबाउट $550 थी 1 टन की और 2001 के अंदर इसकी कॉस्ट अंडर $200 के आसपास आ गई 1 टन की। और इसके बाद में इंडिया बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल राइस प्रोड्यूसर्स, यानी कि इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण से इसके बाद में इंडिया वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर मोस्ट सक्सेसफुल राइस प्रोड्यूसर्स बन गया। और आज हम बात करें तो मेजर राइस एक्सपोर्टर है इंडिया। शिपिंग इसकी जो नियरली है करीबन 4.5 मिलियन टन्स रिकॉर्ड की गई है 2006 के अंदर। इसके रिजल्टेंट हम कह सकते हैं कि जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं वीट की, उनसे प्रोडक्शन राइज हुआ है और हाई लेवल ऑफ जो प्रोडक्शन है जो 5,000 से 6,000 kg तक पहुंचा है। और ये जो सीड्स हैं इनको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स चाहिए और पेस्टिसाइड्स चाहिए और इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, जिससे इनका प्रोडक्शन बढ़ता है। जो न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजीज हैं ये वाज पुट इनटू प्रैक्टिस, इनको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाया गया और सबसे पहले इंडिया के अंदर खरीफ सीजन के अंदर 1966 के अंदर इन्हें काम में लिया गया और इस को एक टर्म दिया गया जिसे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के नाम से, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ प्रोग्राम के नाम से भी जाना गया है, HYVP के नाम से। ये प्रोग्राम पैकेज प्रोग्राम के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका हमने पहले भी बात की है। ये पैकेज प्रोग्राम क्या है? मेनली जो पैकेज प्रोग्राम है ये न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो इसके अंतर्गत इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर ड्यूरिंग या मिड 1960s के अंदर अडॉप्ट की गई हैं और इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। इन एस्पेक्ट्स में HIV सीड्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं, इरिगेशन और इम्प्रूव्ड मैकेनिक्स मशीन्स आती हैं, टूल्स आते हैं। टूल्स में जैसे ट्रैक्टर हैं, पंप सेट्स हैं, ये भी आते हैं। ये सभी चीज़ें एक साथ यदि हम बात करें तो इसे पैकेज प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इस पैकेज प्रोग्राम के तहत जो नई टेक्नोलॉजी हैं इनको 1960 से 61 के अंदर ट्राई किया गया और एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ट्राई किया गया। जब हमने बात की है सेलेक्टेड 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंडिया के अंदर और धीरे धीरे इसको एक्सटेंड किया गया दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और एक्सपेरिमेंटल बेसिस के रूप में जिसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरियाज प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जिसे आज आप पार्टी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उस समय इंटेंसिव एरिया एग्रीकल्चर प्रोग्राम के नाम से जाना गया है। इस प्रकार से इसके रिजल्टेंट हम बात करें तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है ये पर हेक्टर इंक्रीज हुई है कंसिडरेबली। इस कारण से क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर साइंटिफिकली। और इस सब को हम टर्म के अंदर, शब्दों के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, कि इससे क्वालिटी भी बढ़ी है, क्वांटिटी भी बढ़ी है इंडियन एग्रीकल्चर की, जो साइंटिफिकली इसे हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो इसने, गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं।
इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए, फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, विशेष रूप से रूरल एरियाज़ के अंदर। और इसके लिए नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स जो पहले कल्टीवेशन के अंदर यूज़ किए जा रहे थे उनकी संख्या 0.3 लाख थी इन 1960-61 के अंदर, और करीबन ये 1992,000 के अंदर ये संख्या 20 लाख हो गई ट्रैक्टर की। कहाँ पर 3 लाख संख्या थी, और 1999 से लेकर के 2000 के अंदर ये संख्या 20 लाख हो गई। इस प्रकार से इन चीज़ों की तरफ बढ़ावा दिया गया। और जो ग्रोस इरिगेटेड एरिया था यह है 1950 से 51 के अंदर अराउंड 22.56 मिलियन था। और यदि हम बात करें 1990 या 2000 की तो ये एरिया बढ़ करके 94.7 मिलियन हेक्टर हो गया। इस प्रकार से कहाँ 22.56 हेक्टर था और कहाँ 94.7 मिलियन हेक्टर ये पहुँच गया। ये कैसे पहुँचा? ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये सब एफर्ट्स की बात करें तो ये एफर्ट्स का नतीजा जाता है गवर्नमेंट के कान से, और गवर्नमेंट ने रैपिड इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स बढ़ाया। और ये से रैपिड इम्प्रूवमेंट को आप इस टेबल से देख सकते हैं। इस टेबल के अंदर आप देखेंगे 1950 से 51 और 1990 से 2000 के बीच में राइस की बात करेंगे तो जो पर हेक्टर किलोग्राम राइस का प्रोडक्शन है जो 50 से 51 के अंदर 668 था, और 2000 के अंदर 1.986 पर हेक्टर किलोग्राम ये बढ़ गया। वीट की बात करें तो ये भी 663 था और यहाँ पर 2.778 ये पहुँच गया। पल्सेज की बात करें तो पल्सेज का ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, ये 441 से 635 के रूप में हुआ, लेकिन राइस के ऊपर और वीट के ऊपर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। और इस कारण से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेप्ट पल्सेज जो एवरेज यील्ड है विशेष रूप से राइस के केस में और वीट के केस में ये पर हेक्टर हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजीज, और आप कह सकते हैं ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ पैकेज प्रोग्राम, जो पैकेज प्रोग्राम की ये अचीवमेंट्स की बात करें तो कई यहाँ पर अचीवमेंट्स हैं। उन अचीवमेंट्स के अंदर हम कह सकते हैं कि टोटल जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है ये बढ़ गया, और जो फूड क्रॉप्स पर हेक्टर है ये भी बढ़ गया, और यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन है ये भी बढ़ गया, और यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं ये भी बढ़ गया, और यूज ऑफ पावर टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स। पावर टिलर्स मीन्स आपने बड़े बड़े ट्रैक्टर्स जिनसे हार्वेस्टिंग होती है और खेती के लिए जो ट्रैक्टर्स काम में लिए जाते हैं इनका यूज या इनकी संख्या भी बढ़ गई, और इससे इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ हुई उनके अंदर भी एक्सपेंशन हो गया। ये क्यों हुआ? ड्यू टू पैकेज प्रोग्राम से। और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण से कई इम्पैक्ट्स भी सामने आए हैं, अचीवमेंट्स भी सामने आए हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसके कई इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन को। इनको आप लाभ के रूप में, बेनिफिट्स के रूप में भी कह सकते हैं। पहला यहाँ पर अचीवमेंट्स या इम्पैक्ट या इफेक्ट कह सकते हैं कि इससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, और इसके कारण से न्यू एग्रीकल्चरल जो स्ट्रेटजी हैं, जो फूड ग्रेन्स का आउटपुट है या सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड 81 से मिलियन टन से लेकर के ये थर्ड प्लान के अंदर एनुअल एवरेज 203 मिलियन टन तक ये बढ़ गया है, और नाइन्थ प्लान के अंदर ये 212 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा 2003 से 4 के अंदर। और हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 5 क्रॉप्स, सिर्फ 5 ही क्रॉप्स के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड था, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा और मेज, जिनमें सबसे ज़्यादा वीट और राइस के ऊपर जोर रहा है। Wheat has made rapid strides with its production increasing from 11.1 million टन से थर्ड 5 ईयर प्रोग्राम के अंदर, यहाँ से ये 71.3 मिलियन टन हो गया 9th प्लान के अंदर। और प्रोडक्शन ऑफ वीट की बात करें तो ये हाई लेवल पर टच हो गया, 72.1 मिलियन 2003-4 के अंदर था। और इसका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ वीट की बात करें तो टोटल फूड ग्रेन्स इंक्रीज हो गया करीबन 13% इन 1950 से
लेकर 50 में 51 से लेकर के 34% जो 2003-04 के अंदर 51 से 34% था, और ये बढ़ करके 13% बढ़ गया। और एवरेज यदि एनुअल प्रोडक्शन ऑफ राइस की बात करें तो ये भी राइज हो गया 35.1 मिलियन टन्स इन द थर्ड प्लान, और 9th प्लान के अंदर ये 87.3 तक पहुंच गया। इसलिए इससे हम समझ सकते हैं कि 87.0 मिलियन टन से 2003-04 से ये कहां से कहां बढ़ गया है। ऐसे ही दूसरा अचीवमेंट कह सकते हैं कि इससे साइंटिफिक कल्टीवेशन को बढ़ावा मिला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और इसके कारण से ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल जो इनपुट्स हैं या प्रैक्टिसेज हैं, इससे न्यू वे सामने आया है, जिससे साइंटिफिक प्रैक्टिसेज बढ़ी हैं। और इंस्टेड ऑफ फार्म सीड्स, जहाँ पर हम खेत के अंदर बीज काम में लेते थे, फार्मर्स जो अब HIV सीड्स काम में लेने लगे हैं, और ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स पहले गोबर का खाद काम में लेते थे, और अब इसके कारण से केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने लग गए हैं, और कंसिक्वेंटली अंडर HIY सीड्स इंक्रीज बढ़ गए हैं शार्पली फ्रॉम 1.6 मिलियन पर हेक्टर से, जो 1966-7 के अंदर जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर आया उस समय, और उसके बाद में 1908 और 99 के अंदर ये 78.4 तक पहुँच गया। और इसका अचीवमेंट ये भी रहा कि इससे क्रॉपिंग जो पैटर्न है ये भी चेंज हो गया। क्रॉपिंग चेंजेस के अंदर दो प्रकार की चेंज आए हैं। पहला चेंज है प्रोपोर्शन ऑफ सीरियल्स इन द फूड ग्रेन्स आउटपुट। सीरियल्स के अंदर जो फूड ग्रेन्स है उसका आउटपुट का जो प्रोपोर्शन है ये इंक्रीज हो गया, और प्रोपोर्शन ऑफ पल्सेज हैज डिक्लाइंड, यानी कि सीरियल्स का तो इंक्रीज हो गया लेकिन पल्सेज का कम हो गया या डिक्लाइंड हो गया। और दूसरा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट या चेंज हम कह सकते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ व्हीट सीरियल्स हैज इंक्रीज्ड वाइल दैट ऑफ कोरस ग्रेन्स हैज डिक्लाइंड, यानी कि मोटा जो अनाज था, खाद्यान्न था, उसका प्रोपोर्शन जो प्रोडक्शन है ये कम हो गया। मोटे दाने के अंदर आप जो बात कर सकते हैं जैसे मक्का वगैरह है, बाजरा वगैरह है, इन्हें मोटा दाना के नाम से या कोरस ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। इसकी यहाँ पर डिक्लाइन आ गई। और फोर्थ अचीवमेंट कह सकते हैं इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण से डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो गया। इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, और इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज सामने आई जो एग्रीकल्चरल मशीनरी का प्रोडक्शन करने लग गई, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करने लगी, पेस्टिसाइड्स का प्रोडक्शन करने लगी, इंसेक्टिसाइड्स का प्रोडक्शन करने लगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करने लगी जो चीज़ें एग्रीकल्चरल के अंदर डिमांड हो रही थी, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के रूप में डिमांड हो रही थी। और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण से लोगों के एटीट्यूड में भी चेंज आ गया, या चेंज इन देयर एटीट्यूड। इससे एक हेल्दी कंट्रीब्यूशन हो गया ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इससे चेंज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स जो परंपरागत खेती की तरफ रुझान करते थे, उनके रुझान के अंदर भी परिवर्तन आ गया। वो ऐसा नहीं कि हमारे खेत के अंदर जो बीज बन रहा है उसी को काम लें, या घर के अंदर जो खाद बन रहा है उसी को काम लें, उससे उनके एटीट्यूड के अंदर भी चेंज आ गया, जिससे वे और कुछ नया करने का सोचने लग गया। इससे उन्होंने अपने द्वारा की गई जो पुरानी गलतियां थी या जो परंपरागत खेती के तरीके वो अपना रहे थे, उनको भी उन्हें बदलना सीखा कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे, कि पहले वाले ज़माने के अंदर या पास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों को ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अंदर जो अपना रहे थे वो सही नहीं थी, और उन्होंने साइंटिफिक प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया। इस प्रकार से एटीट्यूड के अंदर चेंज हो गया। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, किस प्रकार से ये हमारे सामने आया है, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या अचीवमेंट्स या क्या इम्पैक्ट्स या क्या बेनिफिट्स रहे हैं, ये इस वीडियो के अंदर हमने लिए हैं। कल इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, और इस कंटिन्यूएशन के अंदर हम बात करेंगे इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या एडवर्स इफेक्ट हैं या एडवर्स कंसिक्वेंसेज हैं, या क्या हमें
लॉस हो रहा है इसके कारण से, और हमें किस प्रकार से आगे काम करना चाहिए जिससे हमें अच्छी चीज़ें भी मिलें और जो दुष्परिणाम हैं उनसे भी हम बच सकें। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घर पर रहिए और अपने आप को कोरोना बीमारी से बचाइए। फेसबुक पेज ई कंटेंट के लिए डॉक्टर NK बावलिया से जुड़े रहिए और आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनसे आप लिंक स्थापित कीजिए। धन्यवाद।